गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इससे पहले हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और चैप्टर की समरी को रीड कर चुके हैं। अगर आपने वो सभी वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलने वाला है, वहाँ से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। अगर आप न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? सजेस्ट एनी टू वेज इन विच रिसोर्सेज कैन बी यूज जुडिशियली। हमें दो वे सजेस्ट करने, कोई भी दो वे जिससे कि हम रिसोर्सेज को जुडिशियली यूज कर सकते हैं। Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, so that the development process in the present should not compromise with the need of the future generation। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या नहीं होना चाहिए, उसमें इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है प्रेजेंट में वो होनी चाहिए, लेकिन जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसकी नीड्स के साथ हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर दो वे बताए गए हैं। रिसोर्सेज प्लानिंग करनी चाहिए, हम रिसोर्सेज का प्लान कर सकते हैं, रिसोर्सेज कंजर्वेशन कर सकते हैं, यानी कि उन्हें संरक्षित हमें उन्हें करना चाहिए। आगे है टर्म, डिफाइन द टर्म सॉइल इरोजन। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मीन्स होता है मिट्टी का कटाव। मिट्टी के कटाव के बारे में हमें बताना है और हमें बताना है कि कितने टाइप का सॉइल इरोजन होता है। देखिए, द डेन्यूडेशन ऑफ द टॉप फर्टाइल सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब एज सॉइल इरोजन। तो डेन्यूडेशन होना, जो टॉप है फर्टाइल सॉइल की, जो टॉप है उसका डिस्ट्रक्शन होना क्या कहलाता है, और उसका वॉश अवे हो जाना कहलाता है सॉइल इरोजन। यानी कि ऊपर की जो सॉइल होती है वो किसी भी तरह खराब हो जाना या वो बहकर कहीं और चले जाना कहलाता है सॉइल इरोजन। नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लैंड टू सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन के क्या कारण हो सकते हैं? नेचुरल फोर्सेस हो सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग विंड चलती है, ग्लेशियर है और वाटर है। कई बार ये मिट्टी को अपने साथ बहाकर ले जाते हैं, तो इस तरह से सॉइल इरोजन होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के अलग अलग टाइप क्या हैं? व्हेन द रनिंग वाटर कट थ्रू द क्लेली सॉइल एंड मेक डीप चैनल्स। जब जो बहता हुआ पानी होता है वो तेज बहाव से आता है और जो क्लेली सॉइल होती है उसे अपने साथ बहा कर ले जाता है और क्या बना देता है? डीप चैनल्स बना देता है। दे आर कॉल्ड गलीज। उन्हें हम क्या कहते हैं? गलीज कहा जाता है, जिन्हें ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ गलीज द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन। अब ये जो गलीज होती हैं ये बन जाने के कारण जो लैंड होती है वो कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं रहती है, एंड इज नोन एज बैड लैंड एंड रेवाइंस। इन्हें क्या कहा जाता है? इस तरह की लैंड को, जहाँ पर चैनल्स बन जाते हैं, गलीज बन जाती हैं, इस तरह की लैंड को बैड लैंड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कल्टीवेशन के लायक नहीं रहती है। व्हेन द टॉप soil is washed away due to the heavy flow of water down the slope। slope means होता है ढलान। जब कई बार क्या होता है, जो सॉइल होती है वो वॉश अवे हो जाती है, जो पानी होता है वो स्लोप नीचे की तरफ स्लोप करता है, नीचे गिरता है और उसके साथ जो मिट्टी होती है वो बहकर चली जाती है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है शीट इरोजन। थर्ड पे देखते हैं, व्हेन द टॉप फर्टाइल सॉइल ब्लो ऑफ ड्यू टू विंड। जब स्ट्रांग विंड चलती है और जो फर्टाइल सॉइल है वो उसके साथ उड़ जाती है, इट इज नोन एज विंड इरोजन। इसे विंड इरोजन के नाम से जाना जाता है। डिस्क्राइब एनी थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरिड सॉइल इन इंडिया। एरिड मीन्स होता है जो सूखी जगह पर, खुश्क जगह पर पाई जाती है, उस मिट्टी को कहा जा रहा है। The three main characteristics of arid soil of India are: arid soil are the soil of desert और semi desert region। कहाँ पर पाई जाती है? ये डेजर्ट में और सेमी डेजर्ट रीजन में पाई जाती है और इसका कलर क्या होता है? रेड टू ब्राउन इसका कलर होता है। आगे देखिए, द सॉइल हैज सैंडी टेक्सचर एंड सैलिनिटी। अब
जो सॉइल होती है उसका टेक्सचर कैसा होता है, सैंडी होता है, वो रेत वाली होती है और उसमें पानी जो है ठहरता नहीं है। एज प्रेसिपिटेशन मीन्स होता है वर्षा, बारिश इज़ वेरी लो, तो जो बारिश होती है उन रीजन में बहुत कम होती है। द टेम्परेचर इज़ हाई एंड इवेपरेशन इज़ फास्टर, जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, टेम्परेचर के हाई होने की वजह से जो इवेपरेशन है यानी कि पानी का भाप बनना जो है बहुत तेज़ी से होता है। देयरफॉर द सॉइल इज़ डिफिशिएंट ऑफ इन मॉइस्चर एंड ह्यूमस, इसलिए इस सॉइल के अंदर मॉइस्चर बहुत कम मिलता है, ह्यूमस बहुत कम मिलता है। द कैल्शियम कंटेंट इंक्रीजेस डाउनवर्ड एंड फॉर्म्स कंकर लेयर इन एरिड सॉइल। अब इसमें कैल्शियम क्या होता है वो इंक्रीज हो जाता है, नीचे की तरफ जो कैल्शियम होता है वो इंक्रीज हो जाता है और कंकर की लेयर जो है इस मिट्टी में बन जाती है। दिस लेयर रिस्ट्रिक्ट्स द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, इस लेयर में क्या होता है, जो फिल्ट्रेशन होता है, इनफिल्ट्रेशन होता है पानी का, वो कम रुक सा जाता है, कम भी नहीं हो जाता है, रुक सा जाता है कंकर लेयर की वजह से। डिस्टिंग्विश बिटवीन खादर एंड बांगर सॉइल, ये आप चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, इनके बीच हमें डिफरेंस बताना है खादर एंड बांगर। तो देखिए यहाँ पर इट इज़ न्यू एलुवियल सॉइल, ये न्यू एलुवियल सॉइल होती है और ये ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है, ये ज़्यादा उपजाऊ होती है और ये कम उपजाऊ होती है। इट इज़ फाउंड नियर द बैंक ऑफ द रिवर, ये नदियों के किनारों पर पाई जाती है और ये नदियों के किनारों से काफ़ी दूरी पर पाई जाती है। इट हैज़ फाइन पार्टिकल्स, जो आपकी खादर सॉइल होती है उसकी पार्टिकल्स बहुत फाइन होते हैं यानी कि बारीक होते हैं, और जो आपकी बांगर सॉइल होती है उसमें कंकर पाई जाती है। अब क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन एडवांटेज ऑफ इंडियाज़ लैंड, इंडिया के लैंड के मेन एडवांटेज आपको बताने हैं। अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर, जैसे कि उसके अलग अलग फीचर हैं उन्हें देखते हुए हमें किस तरह से ये हमें लाभान्वित करती है, ये सारी बातें हमें बतानी है। तो देखिए इन इंडिया 30% एरिया आर माउंटेनियस, हमें पता है कि 30% एरिया किसका है, जो पर्वत है वहाँ पर 30% लैंड है, 27% प्लेट्यू, 27 पर क्या है प्लेट्यू है, एंड 43 आर प्लेन्स, और 43% है प्लेन्स। ऑल ऑफ दीज हैव स्पेसिफिक एडवांटेज टू बी यूटिलाइज, अब सबके अलग अलग एडवांटेज हैं जिन्हें हम यूटिलाइज करते हैं, जिन्हें हम यूज़ करते हैं। माउंटेन्स आर सोर्स ऑफ मैनी स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, अब माउंटेन्स क्या है, वहाँ से बहुत से झरने, बहुत सी नदियाँ, सम ऑफ दैम आर पेरिनियल, पेरिनियल का मतलब होता है वो साल भर रहती है, यानी कि कुछ नदियाँ स्ट्रीम्स तो सूख जाती हैं लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो हमेशा फॉरएवर रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर हमें बहुत से स्ट्रीम्स मिलते हैं, झरने मिलते हैं, नदियाँ मिलती हैं, और ये जो है कहीं तो पूरे साल जो है सूखती नहीं है। दीज रीजन हैव वेरी हाई पोटेंशियल फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, तो ये जो झरने हैं, नदियां हैं, इनसे क्या होता है, इस रीजन में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। एंड आर ऑल्सो गुड टूरिज्म, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिज्म को यहाँ पर बढ़ावा मिलता है। अब देखिए प्लेट्यू की बात करते हैं। प्लेट्यू आर मोस्टली लैडन विद मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। अब प्लेट्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं, फॉरेस्ट एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। सो आर इकोनॉमिकली वेरी यूज़फुल, और ये इकोनॉमिकली मतलब अगर हम आर्थिक रूप से देखें तो ये बहुत ही लाभदायक हैं, बहुत ही यूज़फुल हैं, काम की चीज़ें हैं। प्लेन्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, और जो प्लेन्स है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लैंड रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन बींग के लिए। दीज आर फर्टाइल एंड मोस्ट ऑफ फूड क्रॉप एक्सेट्रा आर ग्रोन हेयर, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फूड क्रॉप उगाई जाती है इस रीजन में। दे आर यूजफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्रीज, रोड एक्सेट्रा, और ऐसी जगह पर क्या बनती है, फैक्ट्रीज बनती हैं, रोड्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि कौन कौन से फीचर हैं इंडिया में, लैंड के कितने कितने परसेंटेज यहाँ पर लैंड की पाई जाती है, और ये किस तरह से हमें लाभान्वित करती हैं।
अब देखते हैं आगे, एक्सप्लेन द मेजर फैक्टर विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी के बनने में कौन कौन से फैक्टर हैं जो जिम्मेदार होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखिए, द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल आर, तो यहाँ पर बताए गए हैं 3 फैक्टर, पेरेंट रॉक और बेड रॉक। ये आपको मैं चैप्टर में भी क्लियर कर चुकी हूँ कि पेरेंट रॉक क्या है, बेड रॉक क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहला फैक्टर है कि पेरेंट रॉक कैसी है, बेड रॉक कैसी है, क्लाइमेट वहाँ पर क्या है, वेजिटेशन क्या है, और अदर फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी कि वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म, वो सारी चीज़ें, बैक्टीरियाज वगैरह रहते हैं सॉइल में, वो कैसे हैं। एंड टाइम आर इम्पोर्टेंट फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो ये सारे फैक्टर जो हैं एक मिट्टी के को फॉर्मेट करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सेकंड पे देखते हैं, वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, wind and glacier activities of decomposer etc contributed to the formation of soil। तो देखिए यहाँ पर जिस तरह की एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी सॉइल में, उसी तरह की जो है हमारी सॉइल का नेचर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया कि टेम्परेचर कैसा होता है, जो डिकम्पोजर होते हैं वो क्या एक्टिविटी वहाँ पर सॉइल में करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो विंड है, ग्लेशियर है, क्या चीज़ वहाँ पर है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालती हैं इस सॉइल के ऊपर। अब देखते हैं थर्ड एंड लास्ट, केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंज। केमिकल चेंज, ऑर्गेनिक चेंज विच टेक प्लेस इन द सॉइल। जो क्या होता रहता है, वो होते रहते हैं मिट्टी के अंदर, आर इक्वली इम्पोर्टेंट, वो भी इतने ही इम्पोर्टेंट हैं। सॉइल ऑल्सो कॉन्सिस्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद होते हैं। आगे, विच फैक्टर अफेक्ट द लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया। तो किस तरह से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया की लैंड को अफेक्ट करती हैं, यूज़ ऑफ पैटर्न क्या है, किस तरह से उसका यूज़ होता है और क्यों हम स्पेशल तरीके से उसे यूज़ करते हैं। तो जानते हैं, द लैंड यूज पैटर्न इज डिटरमाइंड बाय द सर्टेन फिजिकल फैक्टर। अब लैंड को किस तरह से यूज़ करना है, वो क्या चीज़ निश्चित करती है, वो जो फिजिकल फैक्टर है। यानी कि जैसे अभी बताया कि कहीं पर माउंटेन होते हैं, तो माउंटेन पे ये थोड़ा ही है कि हम प्लेन बना देंगे, कहीं ऊपर माउंटेन पे जाके हम कोई फैक्ट्री बना देंगे। तो ये डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर पे कि वहाँ पर क्या चीज़ हमें करनी है, किस तरह से उसे हमें यूज़ करना है। ऑफ द कंट्री सच एज टोपोग्राफी, किस तरह का टॉप है उस सॉइल का, उस पर डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरह से यूज़ करेंगे। वहाँ के क्लाइमेट पर डिपेंड करता है, वहाँ के सॉइल टाइप पर डिपेंड करता है कि किस टाइप की मिट्टी है। सपोज़ करो कि सॉइल आपकी ऐसी है कि जिस पर हम अनाज को नहीं उगा सकते हैं, तो हम उसे वहाँ पर इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते ना कि हम वहाँ पर अनाज उगाएंगे। तो जिस चीज़ के लिए वो सॉइल सुटेबल है, वहाँ पर हम वही चीज़ ग्रो करते हैं। The availability of geographical area determine its use by the country। तो उसका geographical area भी इस चीज़ को determine करता है कि किस तरह से हम उसे use करेंगे। आगे देखते हैं, in India we have various form of land like plains, plateau, mountains etc। तो इंडिया में कई तरह की लैंड पाई जाती है, जैसे कि प्लेन्स होता है, प्लेट्यू होता है, माउंटेन्स होता है। विच आर कीप्ड इन माइंड बिफोर प्लानिंग द लैंड यूज पैटर्न। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी ऊपर आपको बता भी चुकी हूँ कि ये सारी चीज़ें हमें देखते हुए ही लैंड को किस तरह से यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हमें प्लान करनी होती हैं। There are certain human factor also affecting the land use pattern। तो जो ह्यूमन फैक्टर है वो भी अफेक्ट करते हैं लैंड यूज पैटर्न में। दे इंक्लूड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द कंट्री, किस तरह की पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, किस तरह की हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उस मिट्टी पर, यानी कि उसे किस तरह से हम क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसे यूज़ करने के लिए। एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द कंट्री एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का ट्रेडिशन कैसा है, ये सारी चीज़ें देखते हुए हम उस
लैंड को यूज़ करते हैं। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री दस लीडिंग टू द प्लानिंग ऑफ लैंड एंड यूज़ पैटर्न। तो ये सारी बातें हैं। तो यहाँ पर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी देखते हैं कि किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी किस तरह से उस डेवलपमेंट को करेगी देश में। ये सारी चीज़ें देखते हुए हम लैंड को यूज़ करने से पहले देख लेते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी हमारे पास है और किस तरह की सॉइल है, किस तरह का रीजन है, किस तरह की जो उसकी फीचर है, लैंड की फीचर किस तरह की है। ये सारी चीज़ें देखते हुए हम लैंड को यूज़ करते हैं। व्हाट डू रिसोर्सेज मीन, हाउ आर रिसोर्सेज क्लासीफाइड। तो सबसे पहले हमें बताना है कि रिसोर्सेज का क्या मतलब है और किस तरह से हम रिसोर्सेज को क्लासीफाइड कर सकते हैं, कैसे किया गया है। तो हम ये चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। देखिए, resources are the means available for economic and political development such as minerals, wealth, labor and force। तो resources का क्या मतलब है कि जो हम इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट करते हैं, जैसे कि मिनरल है, वेल्थ है, लेबर है, फोर्स है, इन सबको यूज़ करते हुए। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं everything available in the environment that can be used to satisfy our need provided it is technological, accessible, economical, feasible and culturally acceptable can be called resources। तो ये डेफिनेशन मैं आपको चैप्टर में भी बता चुकी हूँ कि वो सारी चीज़ें जो इन्वायरमेंट में मौजूद हैं और वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, हमारी ज़रूरतें हैं जितनी भी उनको प्रोवाइड करती हैं, और वो मतलब उन्हें यूज़ करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी हो, और मतलब ऐसा भी हो कि हमारा जो वेल्थ है, हमारे जो पैसे हैं वो ज़्यादा ना लगे, उस पर ज़्यादा धन खर्च ना हो, और वो समाज में एक्सेप्ट भी किया जा सके। इन चीज़ों को हम कहते हैं रिसोर्सेज। These resources can be classified in the following ways। following ways में हम इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं: बायोटिक, अबायोटिक, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। तो इनके बारे में आप सभी जानते हैं, डीपली पढ़ा चुकी हूँ मैं चैप्टर में। देखिए, पोटेंशियल, डेवलपमेंट, स्टॉक एंड रिजर्व, ये सारे जो हैं हमारे क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज के। आगे बढ़ते हैं। फॉर वॉट पर्पज़ आर लैंड रिसोर्सेज यूज़, किस पर्पज़ के लिए हम लैंड रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर फॉलोइंग पर्पज़, इन पर्पज़ के लिए हम लैंड रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। सबसे पहले बताया गया फॉरेस्ट के लिए हम लैंड रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कुछ लैंड होती है जो कल्टीवेशन के लिए नहीं होती है, यानी कि उन्हें हम किस तरह, जो बैरन होती है, वेस्ट लैंड होती है, किस लिए यूज़ की जाती है, वो बिल्डिंग के लिए, रोड के लिए, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल, इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है। फिर अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, कुछ और अनकल्टिवेटेड लैंड होती है, जैसे परमानेंट पास्चर बना दिए जाते हैं, ग्रेजिंग फील्ड, यानी कि जहाँ पर पशु चरते हैं वो फील्ड ओपन छोड़ दिए जाते हैं, तो वो होती है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। इसके लिए भी हम लैंड को यूज़ करते हैं। अब आगे बताया गया फॉलो लैंड, लेफ्ट फॉलो फॉर रीगेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जब कई बार किसी लैंड के ऊपर लगातार कल्टीवेशन किया जाता है, फिर उसके बाद जब उसकी फर्टिलिटी डाउन हो जाती है तो उस लैंड को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है, जिससे कि उसकी फर्टिलिटी दोबारा बढ़ सके। ठीक है, तो उसे कहा जाता है फॉलो लैंड। फिर बताया गया नेट सोन एरिया, ये होता है जिस पर एक्चुअल कल्टीवेशन होता है। ये है कि लगातार वहाँ पर कल्टीवेशन नहीं होते, कभी कभी वहाँ पर कल्टीवेशन किया जाता है। Why is soil considered as a resources? Explain with 5 argument। किस तरह से जो सॉइल है उसे रिसोर्सेज माना गया है, हमें 5 आर्ग्यूमेंट देने हैं इस पर। Soil is considered as a resource because it is used to satisfy our need। क्योंकि ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, और जो चीज़ ज़रूरतों को पूरा करती है उसे रिसोर्स माना जाता है। सॉइल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स, और जो सॉइल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है।
इट इज़ अ लिविंग सिस्टम, क्योंकि एक लिविंग सिस्टम है इसके अंदर। इट इज़ अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, इसके माध्यम से प्लांट की ग्रोथ होती है। इट सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑन द अर्थ, ये किसे सपोर्ट करती है? जितनी भी लिविंग्स हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, उन्हें सपोर्ट करती है अर्थ के ऊपर, इसलिए इसे रिसोर्स माना गया है। डिस्टिंग्विश बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बीच डिफरेंस बताना है, क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर जानते हैं मेजर फैक्टर क्या है। यहाँ पर देखिए, दीज रिसोर्सेज आर रिन्यूड और रिप्लेनिश बाय द नेचर इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, यानी कि कम समय में भी ही जो रिसोर्सेज हैं उन्हें रिप्लेनिश कर दिया जाता है, रिन्यूड कर दिया जाता है खुद नेचर के द्वारा। दीज रिसोर्सेज मे नॉट बी रिप्लेनिश बाय द नेचर और टेक वेरी लॉन्ग जूलॉजिकल टाइम टू बी फॉर्म्ड अगेन। अब ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये रिप्लेनिश नहीं हो सकते हैं नेचर के द्वारा, और अगर इन्हें किसी तरह ये रिन्यूएबल हो भी जाएं, रिप्लेनिश हो भी, तो बहुत लंबा समय इन्हें लगता है दोबारा बनने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम दीज रिसोर्सेज आर इनएग्जिस्टेबल लाइक सोलर एनर्जी, वाटर। मतलब इसका मतलब ये है कि कई बार हम इन्हें जब एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं तो इनका डिप्लेशन शुरू हो जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर एग्जिस्टेड आफ्टर यूज़। एग्जाम्पल दिया गया फॉसिल फ्यूल्स। तो ये रिसोर्सेज ऐसे होते हैं, अगर एक बार इनका यूज़ कर लिया जाए तो ये दोबारा नहीं फॉर्म हो सकते हैं, दोबारा नहीं बन सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो लगातार जो है उन्हें डिवाइड किया जा सकता है कंटिन्यूअस और फ्लो में। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल, इन्हें रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल में डिवाइड किया जा सकता है। वाई आर एरिड सॉइल फॉर्म टू बी नॉन प्रोडक्टिव। अब जो एरिड सॉइल है वो नॉन प्रोडक्टिव क्यों पाई गई है, क्यों है वो नॉन प्रोडक्टिव? दीज सॉइल आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड स्लाइन इन नेचर। अब ये जो सॉइल होती है, एरिड सॉइल जो होती है वो सैंडी होती है, स्लाइन होती है नेचर में। इन सम एरियाज, कुछ एरियाज में क्या होता है, द सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई। जो सॉल्ट की मात्रा होती है इनके अंदर वो बहुत ज़्यादा होती है। एंड कॉमन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन बाय इवेपोरेटिंग ऑफ वाटर, और वाटर को इवेपोरेट करके यहाँ पर कई बार कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन भी किया जा सकता है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर एंड इवेपोरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। तो ये जो सॉइल होती है, ये इसका जो क्लाइमेट होता है ये बहुत मतलब ड्राई क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है और इवेपोरेशन बहुत फास्टर होता है, और इसकी वजह से जो सॉइल होती है उसमें लैक ह्यूमस होते हैं और मॉइस्चर भी नहीं रहता है। द लोअर होरिजोन ऑफ द सॉइल इज़ ऑक्यूपाइड बाय कंकर। अब जो लोअर होरिजोन होता है सॉइल का, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें कंकर पाई जाती है। विच रिस्ट्रिक्ट्स द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, जो किसको रोकती है, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर को रोक देती है। क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, विच इज़ द मेन कोज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, हाउ कैन इट बी चेक्ड। तो हमें बताना है कि लैंड डिग्रेडेशन का गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में क्या मुख्य कारण है। तो देखिए, गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश आर सेमी एरिड रीजन। तो कैसा है ये, सेमी एरिड रीजन है विद पैचेज ऑफ वास्ट ग्रासलैंड। यहाँ पर बड़े बड़े ग्रासलैंड पाए जाते हैं। विच स्टेट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ कैटल पॉपुलेशन विच आर लेफ्ट ओपन टू ग्रेज ऑन द ग्रासलैंड। तो यहाँ पर बहुत
मतलब बहुत नंबर में कैटल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उन्हें ओपन ग्राउंड में ग्रेज करने के लिए छोड़ दिया जाता है। ग्रासलैंड क्या होते हैं, घास के बड़े बड़े मैदान होते हैं और जो पशु होते हैं उन्हें वहाँ पर ग्रेजिंग करने के लिए छोड़ दिया जाता है। लार्ज स्केल ओवर ग्रेजिंग हैज़ कोज्ड, मतलब यही कारण है कि बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर ग्रेजिंग होती है, उन कैटल्स के द्वारा लैंड डिग्रेडेशन होता है इन स्टेट्स में। देखिए, डिफरेंट मेजर में बी टेकन टू चेक सच प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम्स को कैसे चेक किया जा सकता है, किस तरह से इन्हें मैनेज किया जा सकता है। अफोरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग ग्राउंड, वो जो ग्रेजिंग ग्राउंड है उसका सही से मैनेजमेंट हो, अफोरेस्टेशन हो यानी कि प्लांट्स जो हैं और लगाए जाएं, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग बाय लिमिटिंग सर्टेन एरियाज, मतलब एक एरिया बना देना चाहिए कि इस सर्टेन एरिया पर जो ग्रेजिंग है वो होनी है, फॉर ग्रेजिंग ओनली, केवल ग्रेजिंग करने के लिए। तो आप इस तरह से भी उसे मैनेज कर सकते हैं। मान लिया सपोज करो ये एक बड़ा सा ग्रास लैंड है, तो यहाँ पर जो है कैटल को छोड़ दिया जाए ग्रेजिंग करने के लिए, तो इस एरिया को उस टाइम पे खाली किया जाए। जब इस एरिया को खाली किया जाए तो यहाँ पर कैटल को छोड़ दिया जाए ग्रेजिंग करने के लिए। तो इस तरह से हम उसे मैनेज करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेंशन एनी 2 ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन, एक्सप्लेन द 2 टाइप ऑफ सॉइल इरोजन मोस्टली ऑब्जर्व इन इंडिया। तो सबसे पहले तो हमें बताना है कि कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। 2 एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा गया है जो रेस्पॉन्सिबल हैं सॉइल इरोजन के लिए। फिर बताया गया है एक्सप्लेन 2 टाइप ऑफ सॉइल इरोजन मोस्टली ऑब्जर्व इन इंडिया, तो 2 सॉइल इरोजन के बारे में बताना है जो किस में ऑब्जर्व की गई, इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व की गई हैं। देखिए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन, डिफोरेस्टेशन, माइनिंग एक्टिविटीज़, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। जैसे कि डिफोरेस्टेशन हो रहा है यानी कि पेड़ों को काटा जा रहा है, माइनिंग की जा रही है और बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है फर्टिलाइजर्स का लैंड के ऊपर। आर वेरियस मेजर कोज फॉर सॉइल इरोजन, ये मुख्य कारण हैं जिसके कारण सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा हो रहा है। 2 टाइप ऑफ सॉइल इरोजन ऑब्जर्व इन इंडिया, देखते हैं। Gullies cut the clayey soil and deep creeps and the land become unfit for cultivation and popularly known as bad land। तो आपको बताया गया था कि क्या हो जाता है, जो गलीज हैं वो बन जाती हैं, क्या कर देती हैं, जो क्लेली सॉइल है उसे कट कर देती हैं और डीप स्कार्स बन जाते हैं, बड़ी बड़ी जो है दरारें पड़ जाती हैं और जो लैंड होती है वो अनफिट हो जाती है कल्टीवेशन के लिए और उसे बैड लैंड के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, शीट इरोजन वॉश अवे टॉप सॉइल। अब जो शीट इरोजन है वो कई बार विंड के कारण भी होता है, कई बार वाटर के कारण भी होता है। तो वो क्या करती हैं, जो टॉप सॉइल होती हैं उसे वॉश अवे कर लेती हैं, उसे बहा कर ले जाती हैं ओवर लार्ज एरिया, क्योंकि शीट इरोजन ही इसे इसलिए कहा गया है कि बड़ी सी शीट में बड़े से एरिया में टॉप सॉइल जो है वो वॉश अवे हो जाती है और एंड प्रोडक्टिविटी इज मोस्टली डिक्रीज, और जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा घट जाती है। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, गिव 2 रीजन वाई द फ्यूचर जनरेशन मे नॉट हैव सफिशेंट रिसोर्सेज एज कंपेयर टू द प्रेजेंट जनरेशन। तो हमें 2 कारण ऐसे बताने हैं कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, उन्हें इतनी सफिशेंट मतलब इतनी पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज नहीं मिलने वाले हैं जैसे कि आज हमारी जनरेशन को, प्रेजेंट जनरेशन को मिल रहे हैं। तो कौन कौन से रीज़न हैं, यहाँ पर 2 रीज़न दिए गए हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफोरेस्टेशन, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा पैमाने पर, बड़े पैमाने पर हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसका प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। तो जो डिफोरेस्टेशन है, पहले तो पेड़ों को काटा जा रहा है, फिर बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर की जा रही है, माइनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, रिजल्ट इन लैंड डिग्रेडेशन विच मेक द लैंड अनफिट टू यूज़ इन फ्यूचर। तो ये जो लैंड डिग्रेडेशन है, ये सारे फैक्टर हैं जिनके कारण जो आने वाला फ्यूचर का टाइम है उसमें जो लैंड होगी वो बिल्कुल अनफिट होगी, उसे वो इस काम के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि पहले से ही उसका इतना ज़्यादा यूज़ होता चला जा रहा है कि आने वाली जनरेशन के लिए तो मुश्किल है वो सब कुछ बचना। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये चैप्टर ऐसा क्यों दिया गया है, हमें अवेयर करने के लिए कि हम जान सकें
कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, इनका कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या इन्हें पढ़ के हमारे कुछ समझ में नहीं आता है कि हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, एफॉरेस्टेशन करना चाहिए। जितना हमें ज़रूरत है, हमें चीज़ों की उतनी ही जितनी चीज़ों की ज़रूरत है हमें उनका उतना ही यूज़ करना चाहिए। सपोज़ करो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और दूसरी चीज़ें हम उतना ही यूज़ कर सकते हैं जितनी हमें ज़रूरत है। अगर हम उनका एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो आने वाली जनरेशन के पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो देखिए नंबर 2 पर दिया गया एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल, तो वही बात बताई गई है जैसे कि फॉसिल फ्यूल जैसी चीज़ें हैं वो दोबारा नहीं बनती हैं। अगर उन्हें एक बार यूज़ कर लिया जाए तो वो ख़त्म हो जाती है और उन्हें बनने में तो बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, जैसे कि कॉयल, पेट्रोल डिप्लीट द स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज एंड एज दीज आर लिमिटेड इन नेचर, मतलब इनका बहुत ज़्यादा डिप्लीशन हो रहा है। ये जो रिसोर्सेज हैं और नेचर के अंदर ये बहुत लिमिट में है, बहुत लिमिटेड हैं। दे मे नॉट बी लेफ्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन, और अगर ऐसे ही इनका यूज़ होता रहा जो मैंने अभी आपको बताया तो आने वाली जनरेशन के लिए तो ये बचेंगे ही नहीं। फिर वापस से वही कंडीशन आने वाली है कि साइकिल पर जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल, कॉयल, डीजल ये सारी चीज़ें अगर हम एक बार यूज़ कर लेते हैं तो वो दोबारा हम यूज़ नहीं कर पाते हैं और ये तो नेचर में लिमिटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है क्लियर। पूरे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट थे वो हम पढ़ चुके हैं। आने वाली वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिससे कि उन्हें भी इससे लाभ हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।